हेलो ऑल ऑफ यू। अभी तक जितना भी पढ़ा है टेक्स्ट में उसमें किसी को कोई डाउट नहीं? कौन सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट टर्न पे? लीव सैलरी। और पढ़ क्या रहे थे? ब्रॉडर टॉपिक क्या था? कौन से बेनिफिट्स पढ़ रहे थे? रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग पढ़ रहे थे। आज दूसरा पढ़ने जा रहे हैं लीव सैलरी के बाद, जिसका नाम है ग्रेच्युटी। ये ग्रेच्युटी क्या होता है? अच्छा, ये वर्ड पहले सुना है ग्रेच्युटी? सभी ने सुना है? होता क्या है? टैक्स ट्रीटमेंट तो मैं समझा दूंगा। मतलब क्या होता है ग्रेच्युटी का? हमें तो यहाँ टैक्स ट्रीटमेंट से ही देखिए मतलब है, लेकिन ऐसे ही जस्ट जनरल पूछ लिया। ग्रेच्युटी वर्ड आपने सबने सुन रखा है, ये होती क्या चीज है? कभी किसी ने सुना नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं? सुना है ना? हाँ, तो क्या मतलब होता है ग्रेच्युटी का? जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल पड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है, क्या ये किस चीज का पैसा? ग्रेच्युटी का पैसा। वाह क्या बात है, ब्रिलियंट ऑडियंस। देखिए ग्रेच्युटी बेसिकली बना है गिफ्ट वर्ड से, है ना? एम्प्लॉय अपना जीवन एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, जीवन के अनमोल 10 15 20 25 30 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को देके उसको कहां से कहां पहुंचा देता है। मतलब कहां से कहां पहुंचा देता है। तो एम्प्लॉयर का भी ये फर्ज है कि जब वो रिटायर हो तो उसका आगे वाला जीवन, आने वाला बचा कुचा जीवन सही से गुजर जाए, या उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का जीवन सही से गुजर जाए। इसलिए ग्रेच्युटी दिया जाता है, ठीक है ना? एज अ ग्रेटिट्यूड हम आपको दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे ग्रेच्युटी। बट हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई दे रहे हो तो हम टैक्स भी लेंगे। कैसे लेंगे, आइए पढ़े। ग्रेच्युटी इज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी नॉर्मली या तो डेथ पे मिलता है या रिटायरमेंट के समय मिलता है। इन अदर वर्ड्स, ग्रेच्युटी कैन बी गिवन ऑन डेथ एज वेल एज ऑन रिटायरमेंट। ठीक है जी, या तो डेथ के समय मिलेगी या रिटायरमेंट के समय मिलेगी। अब देखते हैं टैक्स ट्रीटमेंट। पहला, इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड तो फुली टैक्सेबल। देखो बेटा, वैसे तो ग्रेच्युटी आमतौर पे डेथ या रिटायरमेंट के समय ही मिलती है, सर्विस पीरियड के दौरान ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन के क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने कि ग्रेच्युटी सर्विस पीरियड के दौरान ही मिल गई, तो हम मना थोड़ी ना कर देंगे कि कैसे दे दी, तुमको सजा देंगे। हमें तो टैक्स ट्रीटमेंट समझना है। अगर सर्विस पीरियड के दौरान मिल गई तो क्या होगी? फुली टैक्सेबल। किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? दोनों के लिए। ठीक। लेकिन अगर रिटायरमेंट के समय मिली, इफ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज। अब आप इस लाइन का मतलब समझते होंगे। वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज का मतलब कि कंपलसरी रिटायरमेंट है सुपरएनुएशन, और अदरवाइज मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट है, कोई फर्क नहीं, रिटायरमेंट के समय मिली। तो हम चेक करेंगे कि सर क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, क्या थे आप? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो आपको हम कैसे ट्रीट करते, मैंने बताया था। कौन होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय? दामाद होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिली है, अरे भाई आपसे कैसे टैक्स ले? फुली एग्जेम्प्ट। क्या लिखा है? फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या मतलब है? कौन कौन होते हैं ग्रेच्युटी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी। याद करिए, जब मैंने आपको लीव सैलरी पढ़ाया तो मैंने लीव सैलरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाया। बट यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ब्रॉडर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपका सेंट्रल भी है, स्टेट भी, और लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉय को भी ग्रेच्युटी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट कर रहे हैं। लीव सैलरी के लिए लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉय को नॉन गवर्नमेंट ट्रीट करते हैं, बट फॉर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, एंड लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉय भी आ जाएंगे। ठीक है जी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा सर? बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो बातें होंगी। क्या दो बातें? या तो वो एम्प्लॉय कवर्ड होगा
पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत, या फिर वो एम्प्लॉय नहीं कवर्ड होगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत। मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जब हम टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ के करेंगे, या तो लिखा होगा कि वो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, दैट मींस उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो एक्ट लगता है, और या फिर वो कवर्ड नहीं है यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो एक्ट नहीं लगता है। दोनों में टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग है। पहला, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो क्या होगा, इन तीन में से जो सबसे कम फिगर होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बची हुई टैक्सेबल होगी। तीन में से सबसे कम कौन कौन सी तीन? पहली लिखी है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, जितनी मिली क्वेश्चन में आपको दी होगी। दूसरी 20 लाख रुपीस, ये मैक्सिमम लिमिट है, अपर कैप है। तीसरी कंप्लीटेड ईयर्स इनटू, इनटू क्या लिखा है बेटा? 15/26, हाफ नहीं, हाफ तो नीचे वाला है, मैं कवर्ड वाला सिखा रहा हूं आपको, ऊपर देखिए, ऊपर कवर्ड वाला। कंप्लीटेड ईयर्स इनटू 15/26 इनटू सैलरी, कंप्लीटेड ईयर्स इनटू 15/26 इनटू सैलरी। एवरेज सैलरी लिखी है कि केवल सैलरी लिखी है? केवल सैलरी लिखी है, यानी आखिरी महीने की सैलरी, एवरेज एवरेज नहीं लेना, आखिरी महीने की सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। कंप्लीटेड ईयर्स इनटू 15/26 इनटू सैलरी। इन तीन फिगर में जो सबसे कम होगी वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। मान लो इन तीन फिगर में सबसे कम थी 5 लाख रुपीस और उसको ग्रेचुटी मिली थी 8 लाख रुपीस की। इन तीन फिगर में हमने तीनों फिगर निकाली, सबसे कम आ रही थी 5 लाख रुपए और एक्चुअल में उसको ग्रेचुटी मिली थी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस। कितनी टैक्सेबल होगी? 3 लाख। कितनी एग्जेम्प्ट होगी? 5 लाख। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है। दो चीजें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव तो आपको दी होगी फिगर, और दूसरी फिगर में तो 20 लाख कोई भी लिख ही देगा। तीसरी फिगर में कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं, इंटू 15/26 करना है, इंटू सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। सर, हाँ बेटा, सर ये कंप्लीटेड ईयर्स का क्या मतलब है? जैसे सर आपने लीव सैलरी में सिखाया था कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब, क्या सेम मतलब है यहाँ पे? नहीं बेटा, वहां पे मैंने आपको लीव सैलरी में सिखाया था कि अगर फ्रैक्शन है यानी मंथ्स हैं तो आप उसको टोटली इग्नोर कर देंगे। लीव सैलरी में सिखाया था कि अगर 20 साल 10 महीने हैं तो आप 20 साल लेंगे, 10 महीने इग्नोर कर देंगे। बट ग्रेचुटी के इस केस के लिए, सर किस केस के लिए? जब कवर्ड होता है, इस केस के लिए लॉ कहता है, सुन लो फिर पढ़ेंगे। इस केस के लिए लॉ कहता है कि अगर 6 महीने से ज्यादा है, फ्रैक्शन जो है वो 6 महीने से ज्यादा है तो हम पूरा साल काउंट कर लेंगे, और अगर 6 महीने या उससे कम है तो इग्नोर कर देंगे। हमने कहा मतलब, कह रहा पढ़ो, एग्जाम्पल भी है। और कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर्स, एनी मंथ्स अबव 6 महीने विल बी टेकन एज फुल ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर सर्विस पीरियड किसी का दिया है 25 ईयर्स 8 मंथ्स का, तो हम कितना लेंगे उस फॉर्मूले में ऊपर कंप्लीटेड ईयर्स लिखने के लिए? 26 लेंगे। यानी अगर फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है तो पूरा एक साल काउंट हो जाएगा। सर अगर 6 महीने से कम है, 25 ईयर्स 4 मंथ है, तो बेटा मंथ इग्नोर कर दो, कितना होगा? 25। और अगर एग्जैक्ट 6 महीने है तो भी इग्नोर हो जाएगा, 6 महीने से ज्यादा होगा तो फिर काउंट होगा। यानी 25 ईयर 6 मंथ है तो 25। अच्छा एक और मान लो 25 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 1 डे। उसने काम किया 25 साल 6 महीने 1 दिन। अब 26, जैसे ही 6 महीने से अगर कुछ भी ज्यादा होगा तो पूरा साल काउंट होगा, और 6 महीने या उससे कम होगा तो वो इग्नोर होगा। ये बात केवल इसी के लिए है जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है, उसी के लिए। अच्छा, और सर इंटू 15/26 करना है, इंटू सैलरी। आपने सर सैलरी में बताया कि एवरेज सैलरी नहीं है यहाँ पे। हाँ बेटा ध्यान रखना है, एवरेज सैलरी नहीं लिखा है, लास्ट ड्रॉन सैलरी है, पिछले महीने की सैलरी। सर सैलरी में क्या ले हम? जैसे लीव सैलरी में आपने सैलरी का मतलब सिखाया था कि बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला।
यहां पे सैलरी का क्या मतलब है? केवल दो चीजें, बेसिक सैलरी प्लस डीए। क्या डीए के बगल में इफ वाला लिखा है? ब्रैकेट में कोई कंडीशन टाइप की लिखी है मैंने? नहीं। मतलब कौन सा डीए लेंगे? किसी भी तरीके का डीए हो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हो ना हो, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो ना हो, कोई फर्क नहीं, हमें लेना है बेसिक सैलरी, यानी जब रिटायर्ड हुआ लास्ट ड्रॉन जो उसकी बेसिक सैलरी थी महीने की, प्लस लास्ट ड्रॉन डीए। मान लो बेसिक सैलरी 15,000 रुपए थी महीना, आखिरी सैलरी जो उसको मिली 15,000 थी, प्लस डीए 5,000 था, तो हम 20,000 रुपए ले लेंगे। यानी ऊपर फॉर्मूले में कंप्लीटेड ईयर्स लिखेंगे इंटू 15/26 इंटू सैलरी। इससे आसान तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एवरेज करना ही नहीं है, कमीशन नहीं लेना यहाँ पे, और डीए के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है। इसलिए बेटा मैं कह रहा था कि सैलरी जो है थोड़ा होता इजी है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है सारी चीजें, पर थोड़ा होता क्या है ना, जहां जहां हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं चीजों के मतलब चेंज होते जाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पे कोई मतलब है, कहीं पे कोई मतलब है, कंप्लीटेड ईयर्स में कहीं पे फ्रैक्शन बिल्कुल ही इग्नोर करना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 महीने ज्यादा को कंप्लीटेड ईयर्स को पूरा एक ईयर काउंट कर लो। कहीं पे एवरेज सैलरी है, कहीं पे केवल सैलरी है। बात समझ में आई? और जरा सी भी अगर आपने गलती करी तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। जैसे आप किसी का फोन नंबर डायल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डायल कर रहे हैं, एक डिजिट भी गलत कर दोगे तो क्या सही नंबर डायल होएगा? नहीं, सेम है यहाँ पे। ठीक। सर अगर कवर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? चलो वो भी पढ़ लेते हैं। इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। कौन क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा? पहला पॉइंट देखो, पढ़ के देखो क्या लिखा है। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? सेम लिखा है जो ऊपर लिखा था, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। दूसरा पॉइंट भी सेम है, 20 लाख रुपीज। तीसरे पॉइंट में लिखा है कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 1/2। 1/2 भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग 15/30 भी लिखते हैं, 15/30। 15/30 कितना होता है? 1/2। और इंटू एवरेज सैलरी लिखी है, कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। वहीं आपने देखा कि जब कवर्ड है तो 1/2 नहीं लिखा था। क्या लिखा था जब कवर्ड है? 15/26 लिखा था। एंड जब कवर्ड है तो एवरेज सैलरी नहीं लिखी थी, सैलरी लिखी थी। और जब कवर्ड नहीं है तो क्या लिखी है? एवरेज सैलरी। सर, हाँ बेटा, सर यहाँ पे जब कंप्लीटेड ईयर्स निकालेंगे तो वो 6 महीने वाला क्लॉज फॉलो होगा? नहीं बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शन पूरा इग्नोर करेंगे, भले ही वो 6 महीने से ज्यादा हो, 6 महीने से कम हो। मतलब 25 साल 7 महीने हैं तो हम 25 साल लेंगे, 26 साल नहीं लेंगे। 25 ईयर्स, अच्छा 25 इतनी हिंदी आती है सबको? 25 समझ में आता है ना? 25, अच्छा ठीक है। 25 ईयर 7 मंथ्स है तो हम 25 लेंगे, 26 नहीं लेंगे। लेकिन ऊपर जब कवर था वहां पे 25 ईयर्स एंड 7 मंथ्स है तो 26 कंसीडर होगा। ठीक। दूसरा 1/2 करना है या 15/30 करना है? ऊपर 15/26 था। 15/26 के पीछे लॉजिक ये है कि एक महीने में 4 संडे हटा दो तो करीब करीब 26 वर्किंग डे बचते हैं। तो ऊपर कवर्ड वाले में 15/26 है। 8 मंथ्स में 25 ईयर्स अगर 8 मंथ्स है और कवर्ड वाला केस है तो हम 26 साल लेंगे। लेकिन नॉट कवर्ड वाला केस है तो हम इग्नोर कर देंगे 60 महीने को। नॉट कवर्ड वाले केस में चाहे 6 महीने हो, 5 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, हम इग्नोर मार देंगे। कवर्ड वाले केस में अगर 6 महीने से ज्यादा है तो हम उसको पूरा साल मान लेंगे। 6 महीने 1 दिन, 7 महीने, 8 महीने, पूरा साल मान लेंगे, 9 महीने पूरा साल मान लेंगे। ठीक। तो भाई कंप्लीटेड ईयर्स हो गया, 1/2 हो गया, या जिसको आप 15/30 भी कह सकते हैं, इनटू कौन सी सैलरी है? एवरेज सैलरी है। सर यहां सैलरी का क्या मतलब है? एवरेज सैलरी में सैलरी में क्या क्या जोड़ेंगे? बेटा बेसिक सैलरी जोड़ेंगे, डीए इफ वाला जोड़ेंगे, कमीशन इफ वाला जोड़ेंगे। मतलब सर सैलरी का मतलब वही है एक तरीके से जो लीव सैलरी में था, हाँ वही है। बेसिक सैलरी वहां पे भी थी, डीए इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और मैंने देखो शॉर्ट में लिखा है, पूरा मतलब वही है, और इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब वही है। ठीक है ना, बिल्कुल लीव सैलरी जैसा। प्लस कमीशन इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। वहां लिखा था पूरी लाइन अचीव बाय एम्प्लॉय, यहाँ शॉर्ट कर दिया थोड़ा, सेम ही मतलब है। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला। सर एवरेज जब हम लोग निकालेंगे, हाँ बेटा, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, एवरेज कैसे निकालेंगे मेरी तरफ देखो।
लीव सैलरी में एवरेज कैसे निकाल रहे थे? जिस दिन वो रिटायर्ड हो रहा था, जिस दिन वो रिटायर हो रहा था, उस दिन से, उस डेट से पीछे 10 महीने जा रहे थे। लीव सैलरी में एवरेज सैलरी कैसे निकाल रहे थे? जिस डेट को वो रिटायर हो रहा था, उस डेट से पीछे 10 महीने जा रहे थे। पीछे 10 महीने की बेसिक सैलरी ले रहे थे, डीए इफ वाला ले रहे थे, कमीशन इफ वाला ले रहे थे, सबका टोटल कर रहे थे, डिवाइड बाई 10 कर रहे थे, एवरेज निकल आ रही थी। यहां पे क्या करेंगे, जिस दिन वो रिटायर हुआ या जिस महीने वो रिटायर हुआ, वो महीना इग्नोर मार देंगे। जिस महीने वो रिटायर हुआ, उस महीने को छोड़ के पिछले महीने आ जाएंगे, वहां से 10 महीने। क्या बात है भाई। लीव सैलरी में क्या था सर? लीव सैलरी में बेटा जिस डेट को वो रिटायर हो रहा था, उस डेट से, मान लो वो 15 नवंबर रिटायर हो रहा था, तो हम 15 नवंबर तक देखेंगे पीछे जाके कि 10 महीने कहां तक होते हैं। लेकिन यहां अगर 15 नवंबर रिटायर हो रहा है तो 15 नवंबर छोड़ो, नवंबर हटा देंगे, 31 अक्टूबर तक 10 महीने खत्म करनी, पीछे शुरू करके 31 अक्टूबर तक 10 महीने खत्म करेंगे। और फिर क्या करेंगे, उन 10 महीने का बेसिक सैलरी लेंगे, डीए इफ वाला लेंगे, कमीशन इफ वाला लेंगे, जोड़ देंगे 10 महीने का, फिर डिवाइड बाई 10 कर देंगे, एवरेज निकल आएगा। कहां लिखा है ये बात? एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा सर, आपने मंथ को बोल्ड किया है। हाँ बेटा, जब लीव सैलरी सिखाया था तो वहां डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा था। सर कहाँ, ऐसे कैसे माने? चेक कराइए। चलो चेक कर लो, भरोसा नहीं हो तो भाई चेक कर लो, चेक कर लो। कहाँ 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 कहाँ, ये देखो, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लीव सैलरी में लिखा था डेट ऑफ रिटायरमेंट। यहां लिखा है ग्रेचुटी में मंथ ऑफ रिटायरमेंट। सर आपने इतना टफ टफ क्यों लिख रखा है? मैंने नहीं लिखा है बेटा, ये लॉ है। जो लिखा है वो मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे को लॉ बनाने के लिए दे दिया जाए तो मैं तुम्हें एक ही जैसा बना दूं, बट गवर्नमेंट ने जो बना दिया बाबा आदम के जमाने से, गवर्नमेंट कह रही हमें कौन सा पढ़ना है? पढ़ना बच्चों को, बच्चे समझे। और किसको पढ़ना होता है? प्रोफेशनल भी थोड़ी ना पढ़ता है। प्रोफेशनल के पास तो बेयर एक्ट होता है, वो देखता है, पढ़ा लिखा तो होता ही है। बाकी बेयर एक्ट से देख ले कौन सा याद करके बैठना है। बट आपको तो याद करके जाना है ना, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक, मेरे को क्या है, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं तो याद हो गई सारी चीजें, बट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो एक ही बार में एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल मंथ ऑफ रिटायरमेंट की, जिस महीने रिटायर हो उस मंथ को इग्नोर कर दें। जैसे देखो पढ़ो, इफ मिस्टर एक्स रिटायर हुए 15 नवंबर 2022 को। अब ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा, नवंबर पूरा इग्नोर कर देंगे, 10 महीने पीछे जाना है, नवंबर इग्नोर कर देंगे। नवंबर हटा दिया, यानी नवंबर से जस्ट पहले कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। यानी हमें करना क्या है, हमें 10 महीने चाहिए। कहां से सर, कहां तक? कहां से कहां तक में? 31 अक्टूबर 20, कौन सा ईयर लिखा था मैंने इसमें? 2022 तक बेटा, 31 अक्टूबर 2022 तक 10 महीने होने चाहिए। मेरे को बताओ यहां पे मैं कौन सी डेट लिख दूं, यहां कौन सी डेट लिख दूं कि ये 10 महीने हो जाए? सभी लोग बताएं। 1 जनवरी की 1 फेब? 1 जनवरी पक्का? मैं लिख दे रहा हूं, आप कह रहे हैं तो। यानी आज बच्चे कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर वो रिटायर हुआ था, तो हमने नवंबर को इग्नोर मार दिया और नवंबर से जस्ट पहले 31 अक्टूबर। ये करना है ग्रेचुटी के केस में जब कवर्ड नहीं है। सेम केस अगर लीव सैलरी का होता, सेम केस अगर लीव सैलरी का होता और वो 15 नवंबर रिटायर होता, तो लीव सैलरी के लिए जो हम 10 महीने निकालते, वो 15 नवंबर 22 तक के निकालते, महीने को इग्नोर नहीं करते, डेट तक लेते पूरा। यानी यहां पे क्या लिखते लीव सैलरी के केस में? कौन से 10 महीने? ऐसा कोई डेट लिखवा दीजिए कि 10 महीने हो जाए। 15 फरवरी लिख दें, ऊपर तो आपने जनवरी लिखवाया था, ऊपर जनवरी लिखवाया था। देखो आपने कहा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 10 महीने हो रहे हैं। यहाँ 15 फेब से 15 नवंबर हो जाएंगे ना 10 महीने। मतलब देखो, ये पढ़ाने में नहीं बैठा हूं आपको इस लेवल पे कि 15 फरवरी से 15 नवंबर तक 10 महीने होते हैं कि 9 महीने होते हैं। मैं ये नहीं पढ़ा सकता आपको, इतना तो आपको घर से मम्मी पापा से पढ़ के आना पड़ेगा। मेरे को बताओ कौन सी डेट लिखे? हाँ, जवाब दे सकते हैं आप लोग भी। बताइए कौन सी डेट लिखे यहाँ पे?
अगर आप कहें 15 जनवरी लिख दो, मैं 15 जनवरी लिख दूंगा। 15 फेब कहेंगे, 15 फेब लिख दूंगा। घर पे अगर आपको सलाह मशवरा करना है तो आप फोन कर सकते हैं, लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। क्या लिखूं, 15 जनवरी की 15 फरवरी? आप जो बोलेंगे मैं लिख दूंगा। मैं अपना दिमाग इस पे नहीं लगा रहा कि भैया मैं कैलकुलेट करूं कि मैं सही लिख रहा हूं। क्या लिख दूं, 15 जनवरी की 15 फरवरी? चलो ये होमवर्क है आपका। यहाँ पे 15 जनवरी या 15 फरवरी में से एक कुछ आएगा जिससे 10 महीने हो जाए। इतना तो घर पे कर लोगे ना? इतना कैलकुलेशन पार्ट तो बढ़ा ले बेटा, नहीं तो चले जाओगे। चलो भाई, ग्रेचुटी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ग्रेचुटी में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया कि नॉर्मली तो रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय मिलती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमें सर्विस पीरियड के दौरान ही मिल गई तो हम कोई भी उससे बहस करने नहीं बैठने वाले, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे फुली टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय मिलती है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फुली एग्जाम। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी तीनों कवर्ड है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो बातें में से एक बात होगी, या तो आप कवर्ड होगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में, या फिर आप नॉट कवर्ड होगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में। अगर आप कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में तो तीन में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या क्या? एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, दूसरा 20 लाख रुपीस, तीसरा कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 15/26 इंटू सैलरी। कंप्लीटेड ईयर्स में यहाँ पे अगर 6 महीने से ज्यादा है तो पूरा साल काउंट होगा, इग्नोर नहीं करेंगे, पूरा साल काउंट करेंगे। और 15/26 तो आई, इंटू सैलरी लेनी है लास्ट महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए। इफ नहीं बोला मैंने, बेसिक सैलरी प्लस डीए। फिर मैंने कहा कि अगर कवर्ड नहीं होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972, देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री विल बी एग्जेम्प्ट। First figure will be actual gratuity received, second will be 20 lakh, and the third figure will be completed years into 15/30, और 15/30 की जगह आप 1/2 भी कह सकते हैं, into average salary। कंप्लीटेड ईयर्स यहाँ पे अगर मंथ में होंगे, भले जितने भी महीने हो हम इग्नोर मारेंगे, जैसे लीव सैलरी में करते थे। इंटू 1/2 तो सभी लोग कर ही लेंगे। इंटू एवरेज सैलरी में हमें करना क्या है, बेसिक सैलरी लेनी है, डीए लेना है इफ वाला, प्लस कमीशन लेना है इफ वाला, पिछले 10 महीनों का। जिस महीने वो रिटायर हुआ उस महीने को इग्नोर करके पीछे 10 महीने का इनका टोटल कर लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला, फिर डिवाइड बाई 10 कर लेंगे ताकि एवरेज निकल आए। जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बची हुई फिगर टैक्सेबल हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जरा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर ए एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के, मिली 9 लाख ग्रेचुटी। कब मिली? रिटायरमेंट के समय 12 जनवरी 2022 को इनका रिटायरमेंट हुआ। इज ग्रेचुटी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यस और नो? ग्रेचुटी पूरी एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं होगी? होगी, कोई डाउट ही नहीं। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय हिम विल बी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स employee of PQ Company Limited received 78,000 gratuity। PQ Company Limited मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? क्या हम समझ में आता है? नॉन गवर्नमेंट, पक्का कंफर्म? ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको ग्रेचुटी मिली 78,000 की। आंसर छुपा लेता हूं, आप भी मत देखिएगा। ही इज कवर्ड by the payment of gratuity act 1972। okay जी, covered है। he retires on 12 December 2021 after rendering service of 38 years and 8 months। at the time of retirement his monthly basic salary and dearness allowance was 2400 and 800 respectively। is the entire amount of gratuity exempt from tax? पहले तो यस और नो बोलिए। नो तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा तो निकालिए। फिर आंसर मत देखिएगा, अपने आप करिए, सोच समझ के करिएगा। एक बार में सही आंसर बताइएगा, कितनी एग्जेम्प्ट है ग्रेचुटी और कितनी टैक्सेबल है। देखना होगा कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा। कितनी एग्जेम्प्ट, कितनी टैक्सेबल। अब ये आपको समझना है, कितने ईयर्स लेंगे, हमने तो अपनी बात समझा दी, अब आप समझिए।
और इतने कंफ्यूज मत हुआ करिए, जो समझा दिए उसको कॉन्फिडेंस के साथ करिए यार। गलती होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, गलती करने से मत डरो जीवन में। गलती करोगे तभी बड़े इंसान बनोगे। एग्जाम 72,000, ओके। और टैक्सेबल 6,000, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग देखते हैं क्या आंसर बताते हैं, फिर चेक कर लेंगे आपका सही है कि नहीं। बाकी लोग भी भैया आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। बाकी आंसर नहीं आ रहे, जल्दी बताइए आंसर। क्या चीज 72, पूरा बोलो 72,000 क्या। 6,000 एग्जाम्प्ट है आपके हिसाब से और 72,000 टैक्सेबल है आपके हिसाब से। 72,000 एग्जाम्प्ट है, 6,000 टैक्सेबल है। किसका किसका आ रहा है कि 72,000 एग्जाम्प्ट है, हैंड रेस करें। और 6,000 टैक्सेबल है, ओके। देखिए सबसे पहले तो आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव लिया होगा या एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव। अच्छा, ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड था कि नहीं कवर्ड था? कवर्ड था। सबसे पहले में आपने एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव लिया होगा, जो क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा था 78,000, तो पहली फिगर में 78,000 आपने लिया। दूसरी फिगर में 20 लाख लिखना था। तीसरी फिगर में कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 15/26 इंटू सैलरी चाहिए थी। कंप्लीटेड ईयर्स में लिखा था ऊपर 38 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, आपने क्या लिया? 39, 6 महीने से ज्यादा है तो हम पूरे साल लेंगे उसको, यानी 39 लिया। इंटू 15/26 तो करना ही था। इंटू एवरेज सैलरी नहीं चाहिए, लास्ट ड्रॉन सैलरी चाहिए, इसमें बेसिक सैलरी चाहिए प्लस डीए चाहिए। बेसिक सैलरी और डीए आपको क्वेश्चन में दिया था 2400 एंड 800। हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि ये जो डीए है ये प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, तो क्या कीजिएगा। कोई फर्क नहीं था, बता भी देता तो हमें तो डीए लेना ही था क्योंकि कोई कंडीशन थी नहीं। तो 2400 प्लस 800 यानी 3200 हम लोग यहाँ पे लिया, यानी 39 इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू 3200, ये फिगर आई 72,000। फिर हमने तीनों फिगर को बहुत ध्यान से देखा घूर घूर के, यानी 78,000 देखी, 20 लाख और 72,000, और 10 मिनट तक सोचा कि सबसे कम कौन सी है, कौन सी कम है। 72,000 वो हो गई एग्जेम्प्ट। मिली कितनी थी टोटल ग्रेचुटी? 78,000, जिसमें 72,000 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल हो गई 6,000। इसी सा है बिल्कुल। अभी यहीं पे कवर्ड नहीं होता तो हम लोग पहली दो फिगर तो वही लेते, तीसरी फिगर में कंप्लीटेड ईयर्स 39 ना लेके 38 लेते, इंटू 15/26 ना करते, 1/2 या 15/30 करते, और इंटू एवरेज सैलरी या तो दी होती या हम निकाल लेते। एवरेज सैलरी अगर निकालनी पड़ती तो पता है रिटायर कब हुआ है, ये रिटायरमेंट की डेट देखो क्वेश्चन में दी है 12 दिसंबर 2021। कहां से कहां की एवरेज सैलरी निकालते, कहां से कहां की? अगर कवर्ड नहीं होता तो एवरेज सैलरी निकालनी पड़ती, जिसमें आप बेसिक सैलरी लेते प्लस डीए इफ वाला लेते प्लस कमीशन इफ वाला, अगर दिया होता तो लेते, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं। कहां से कहां तक की लेते भाई? 12 दिसंबर को हुआ तो दिसंबर 12 दिसंबर तक लेंगे कि नहीं? नहीं, दिसंबर इग्नोर हो जाएगा, यानी 30 नवंबर 2021 तक लेंगे, 30 नवंबर 2021 तक। तो 30 नवंबर 2021 से पहले हम कौन सी डेट लिखें कि उस डेट से 30 नवंबर 21 तक, उस डेट से 30 नवंबर 2021 तक 10 मंथ्स हो जाए। कौन सी डेट लिखें? फर्स्ट फेब, पक्का? तो फर्स्ट फेब से लेके 30 नवंबर 2021 तक लेते, क्या क्या लेते? चलो देर किस बात की, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ही लेता हूं, देरी नहीं होनी चाहिए भाई किसी बात में। मान लो ये सेम क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में बुक में अमेंड मत करिएगा, सिर्फ इतना बता दीजिए अगर यहां लिखा होता ही इज नॉट कवर्ड
तो आंसर क्या होता आपके सामने। बाकी सेम क्वेश्चन, पूरा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। अगर कवर्ड नहीं होता तो आंसर बताइए, कितनी एग्जेम्प्ट होती, कितनी टैक्सेबल होती। अगर कवर्ड नहीं होती तो क्या होता। कितनी एग्जेम्प्ट, कितनी टैक्सेबल, क्या होता अगर कवर्ड नहीं होती तो। मैं भी निकाल ले रहा हूं, आप भी निकाल लीजिए। अब जो दिया उसी में काम करना पड़ेगा, कमीशन नहीं दिया तो बताओ उसको। जिंदगी में सब कुछ थोड़ी ना मिलेगा, जितना मिला है उसी में गुजारा करो। आपके लिए तो आसान है ना, नहीं दिया है तो। आई थिंक नहीं चाहिए हमें, आपका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर चाहिए है। 60,800 एग्जाम, बाकी पीछे क्या बोल रहे हैं। 36,000 एग्जाम बता रहे कि टैक्सेबल बता रहे। एग्जाम सही सही निकालना भाई, सही सही है, सही सही करना। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस मैंने ही इज नॉट कवर्ड लगा दिया है बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। बाकी जो क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज क्वेश्चन है, और आपको बताना है कितनी एग्जाम कितनी टैक्सेबल। मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं, 3 फिगर्स निकालनी है, 2 मैं बता दे रहा हूं, एक आप बता दीजिएगा। फेयर इनफ। पहली फिगर एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड वो 78,000 लिखेंगे, और दूसरी फिगर में 20 लाख लिखेंगे। तो 2 फिगर मैंने बता दी, तीसरी आप बता दीजिए। फिर तीनों को ध्यान से देख लीजिएगा, 10 15 20 मिनट, 1 2 घंटे, 3 घंटे से ज्यादा मत देखिएगा, उससे ज्यादा एग्जाम नहीं होता। और तीनों में जो सबसे कम है वो एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा, बची हुई टैक्सेबल कर दीजिएगा। मोबाइल पे कैलकुलेशन मत करा करिए, कैलकुलेटर लेकर के आया करिए। मोबाइल अंदर, अंदर रखो मोबाइल। है बेटा 45,600 एग्जेम्प्ट, 46,800 एग्जेम्प्ट। ओके, और टैक्सेबल कितनी फिर 32,400 टैक्सेबल, और आपकी टैक्सेबल। ओके, सबके देखो विभिन्न विभिन्न आंसर आ रहे हैं, जबकि विभिन्न आंसर आने नहीं चाहिए, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो एक ही है। देखो भैया, कवर्ड नहीं में आपने पहली फिगर क्या ली, पहली फिगर क्या ली, 3 फिगर ली होंगी ना। पहली फिगर 78,000, दूसरी फिगर 20 लाख, तीसरी फिगर में चाहिए था कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स 38 की 39, 38 इंटू 1/2 इंटू क्या करें, बस देखो अब इतना बता दिए, इतने बाकी बता दो। 2400, 24,000। देखो रिटायर कब हुआ है मैं बताऊं आपको, ऐसे निकालो। रिटायर कब हुआ है बेटा, वो 12 दिसंबर 2021। तो 12 दिसंबर 2021 का मतलब हो गया, दिसंबर इग्नोर कर दो, तो 30 नवंबर 2021 तक लेना है। और क्या डेट लिखूं आगे, फर्स्ट, क्या लिखूं बेटा, फर्स्ट फेब लिखूं। फर्स्ट फेब 2021 से 10 महीने होंगे। अब इस फरवरी से 30 नवंबर तक उसको बेसिक सैलरी टोटल कितनी मिली, 2400 पर मंथ मिलती थी, इंटू 10, 24,000 मिली। डीए कितना मिला, इफ वाला नहीं मिला, डीए लिखा है ब्रैकेट में, इफ नहीं लिखा तो मानेंगे इफ वाला नहीं है। तो डीए मिला 0 इंटू 10, 0। कमीशन मिला 0 इंटू 10, नहीं दिया तो 0। टोटल हुआ 24,000। फिर जो ये 10 महीने का निकला, इसको डिवाइड बाई 10 कर दिया, ताकि एवरेज मंथली सैलरी आ जाए, जो कि आ गई 2400। फॉर्मूले में रख दिया 2400, सॉल्व कर लिया। ये फिगर आई 45,600। तीनों में सबसे कम क्या है, 45,600। 45,600 हमारी हो जाएगी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट हो जाएगी 45,600। टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल ग्रेचुटी 78,000 टोटल मिली, माइनस 45,600 एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल कितनी बची बेटा, 32,400। ये करना था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि डीए था नहीं हमारे मतलब का। सर एवरेज सैलरी निकालना फिर से बता दीजिए। अच्छा,
फिर से बताएंगे तो कर लोगे एग्जाम में? चलो बता देते हैं। देखो डीए था नहीं हमारे मतलब का, क्यों नहीं था हमारे मतलब का कवर्ड? नहीं था, नॉट कवर्ड एम्प्लॉय था, तो डीए क्यों नहीं लिया? क्योंकि डीए चाहिए था इफ वाला, वो था नहीं, कमीशन था नहीं, सैलरी बढ़ रही नहीं थी, तो हमें पता है 2400 रुपए हर महीने मिल रही थी, पिछले 10 महीने की भी 2400 इंटू 10 24,000 मिली होगी, डीए जीरो, कमीशन जीरो, 24,000 10 महीने की मिली, डिवाइड बाई 10, 2400 रुपए महीना हो गई। मल्टीप्लाई में तो जो एवरेज सैलरी चाहिए वो एक महीने की एवरेज सैलरी चाहिए। एवरेज कैसे निकलनी है? जिस दिन को वो रिटायर हुआ, जिस मंथ को वो रिटायर हुआ, उस मंथ को इग्नोर करके, 12 दिसंबर को वो रिटायर हुआ तो दिसंबर इग्नोर कर दिया, नवंबर तक निकाली, यानी 1 फेब से 30 नवंबर तक के 10 महीने, बेसिक सैलरी 2400 ही मिलती थी हर महीने इंटू 10। डीए लेना नहीं है, इफ वाला होता तो लेते, इफ वाला था नहीं, कमीशन दिया ही नहीं है, दिया भी होता तो इफ वाला होता है, बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, तो लेते, वो था नहीं। बस टोटल किया, डिवाइड बाई 10 कर दिया, क्योंकि 10 महीने की थी तो एवरेज मतलब एक, डिवाइड बाई 10 कर दिया, 2400 आ गई। ठीक, समझ गए? पक्का? ग्रेचुटी क्लियर? पहले यस और नो बोलो तब चले आगे, आ गए समझ में? अगले रिटायरमेंट बेनिफिट की तरफ चलो चलो। अगला कौन सा दिख रहा है? पेंशन। अच्छा, पेंशन वो चीज होती है जो ना मिले तो हो जाती है टेंशन। अब तो भाई हम लोगों को तो पेंशन मिलनी नहीं है, हम लोग तो जब तक कमा रहे हैं तब तक कमा रहे हैं, बाकी बुढ़ापे में तो सरकार कह रही है अपने हिसाब से जी लेना। पेंशन मिलनी है क्या? नहीं। नॉर्मली पेंशन अच्छा किसको मिलती है वैसे? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह को। हालांकि अब तो सिनेरियो बड़ा चेंज हो गया है 2004 के बाद से, अब वो भी सिनेरियो चेंज हो गया, वो भी एनपीएस की स्कीम उनमें आ गई, यानी जो नए एम्प्लॉइज ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें एनपीएस की स्कीम लगती है, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। तो अब तो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। हालांकि जो पुराने ज्वाइन थे उनको तो मिल रही है पेंशन, है ना, बहुत से आपके आस पड़ोस में रहते होंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड, मस्ती से सुबह टहलते होंगे, है ना, उनको पेंशन मिल रही, बढ़िया, और क्या चाहिए जीवन में? पेंशन मिल रही है तो टैक्स ट्रीटमेंट भी समझना पड़ेगा भाई, पेंशन मिल रही है तो टैक्स ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 5 केसेस बनाए हुए। कितने केसेस? 5। बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, पढ़ते हैं जरा। पेंशन कैन ओनली बी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी या डेथ के बाद मिलती है। जिसको मिल रही थी पेंशन, अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर किसको मिलती है? उसकी वाइफ को, इसके स्पाउस को। ठीक है, पेंशन कैन ओनली बी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन कैन बी कम्यूटेड पेंशन हो सकती है या अनकम्यूटेड पेंशन हो सकती है। सर ये क्या होता है? अभी समझाता हूं, पहले केस 1 देखते हैं। केस 1, पेंशन इज रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ बाय द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर्स। यूएनओ, यूएनओ क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा अगर वहां से पेंशन मिल रही है भले ही एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉय की डेथ हो गई उसके फैमिली मेंबर को, तो भैया लिख रखा है इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब कितने रुपए टैक्सेबल होगी? कुछ भी नहीं, टैक्स नहीं लगना, एग्जेम्प्ट है। यानी पेंशन अगर मिल रही है यूएनओ से इसको, एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को, तो भैया टेंशन नहीं, क्योंकि टैक्स नहीं देना। दूसरा, जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, आर्मी वगैरह में, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो विडो होती है, जो भी स्पाउस होती है, उसको पेंशन मिलती है। टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे थोड़ा सा नर्म है, होना भी चाहिए, उन्होंने देश के लिए जान दी। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ऐसे में वो जो फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है, जिसको हम लोग फैमिली पेंशन कहते हैं, फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉय डिसीज्ड हो गया और उसके घर वालों को पेंशन मिल रही है, उसको कहते हैं फैमिली पेंशन। एक तो होती जीते जी एम्प्लॉय को खुद मिल रही है, वो होती पेंशन, और एम्प्लॉय के घर वालों को मिल रही है उसके मरने के बाद, तो फैमिली पेंशन। तो लॉ कह रहा है केस 2 में, कह रहा है अगर फैमिली पेंशन मिल रही है रिसीव बाय फैमिली मेंबर्स, किसके? लेकिन फैमिली मेंबर्स आर्म्ड फोर्सेस के,
तो कह रहे हैं नहीं, टैक्सेबल नहीं करेंगे, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1019। आप सेक्शन नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा। इन सम केसेस, कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट हो जाती है। आप केवल इतना याद रख लीजिए कि एग्जेम्प्ट हो जाती है, आपका काम हो जाएगा। यानी किसको पेंशन मिल रही है? फैमिली मेंबर्स को। किसके फैमिली मेंबर्स को बेटा? आर्म्ड फोर्सेस वालों को। उस आर्म्ड फोर्सेस वाले को खुद क्यों नहीं मिल रही, उसके फैमिली वालों को क्यों मिल रही है बेटा? उसकी डेथ हो गई, किसी भी कारण से उसकी डेथ हो गई। तो भाई अभी तक मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, दोनों में टैक्सेबिलिटी की कोई बात नहीं थी, पूरा एग्जाम था। यूएनओ से मिल रही हो किसी को भी, एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को, एग्जाम पढ़ाया। दूसरा आपको पढ़ाया फैमिली पेंशन मिल रही है आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली को, तो भी एग्जाम। या फिर तीसरा, अगर फैमिली पेंशन मिल रही है लेकिन वो आर्म्ड फोर्सेस वाला नहीं है, उसके अलावा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हो, कोई भी रहा हो, आर्म्ड फोर्सेस में नहीं था वो। जो भी एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो गई, बिना आर्म फोर्सेस वाले के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मान लो उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ को पेंशन मिल रही है, तो उसको कहेंगे फैमिली पेंशन। ऐसे में वो टैक्सेबल होती है, एग्जाम नहीं होती। कुछ पोर्शन एग्जाम होगा भी बताऊंगा, बाकी कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, फुली एग्जाम नहीं होता। लेकिन जो फैमिली पेंशन मिलती है स्पाउस को, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती बेटा। हम लोग कौन सा हेड पढ़ रहे हैं? सैलरी। 5 हेड है, एक इनकम फ्रॉम सैलरी, एक इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, एक प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने पढ़ा कि इंप्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो अगर इंप्लॉय को पेंशन मिलती, इंप्लॉय को खुद मिलती, तो इंप्लॉय के हाथ में अगर टैक्सेबल होती तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी वो रिलेशनशिप खत्म नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद भी इंप्लॉयर से जो भी मिलता है वो सैलरी हेड में ही होता है। बट अगर इंप्लॉय की ही डेथ हो गई, पेंशन मिल रही है उसके घर वालों को, तो घर वालों के हाथ में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में नहीं होगी। कौन से हेड में आपको लगता है, कौन सा अच्छा हेड लग रहा है आपको? जिसका कोई नहीं, उसका अदर सोर्सेज होता है, अदर सोर्सेज में होगी। कितनी होगी, कितनी एग्जेम्प्ट होगी, यहां मैंने सोचा कि यही पढ़ा दो। अदर सोर्सेज में आएगा, वहां पे भी रिपीटेशन करूंगा, लेकिन मैंने कहा एक बार पेंशन की बात चल रही तो पूरी एक ही बार बच्चों को बहुत पता चल जाए। केस 3, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स। कौन से फैमिली मेंबर्स? नॉट बीइंग कवर्ड बाय केस 2। केस 2 में जो कवर्ड नहीं है, मतलब कौन से वाले? जो आर्म फोर्सेस वाले एम्प्लॉय नहीं थे, आर्म फोर्सेस को छोड़ के बाकी कोई एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई और फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है, तो फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स नॉट बीइंग कवर्ड बाय केस 2 आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, ऐसे में क्या होगी? इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, जिसको मिल रही है अंडर सेक्शन 56। मतलब सर किसमें? मतलब बेटा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे आप सैलरी पढ़ रहे हैं ना, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या बताया था मैंने आपको सबसे पहले जब सैलरी शुरू किया था? सेक्शन 15। कौन सा सेक्शन था? 15। 15, 16, 17 में पूरे में सैलरी समाई है, यही 3 सेक्शन थे। 15 चार्जिंग सेक्शन था। ऐसे ही जब आईफॉस पढ़ाऊंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसका चार्जिंग सेक्शन होता है 56। तो कह रहे हैं अगर फैमिली पेंशन है, टैक्सेबल होनी है, तो रिसिपिएंट के हाथ में होगी अंडर सेक्शन 56, मतलब अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर कितनी टैक्सेबल होगी, कितनी एग्जेम्प्ट होगी? पढ़ो बेटा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, यानी कुछ छूट मिलेगी, इतनी टैक्सेबल नहीं होगी। कितनी छूट मिलने वाली है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 57। सर कितनी? सेक्शन नहीं याद करेंगे हम, आप ये बताइए कितनी? बेटा ये पढ़ लो फिर, विच इज 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। जितनी पेंशन मिली उसका 1/3 या 15,000 रुपए। 15,000 महीने का नहीं है, पूरे साल का। जितनी पेंशन मिली पूरे साल में उसके 1/3 या 15,000, दोनों में जो कम होगी उतनी टैक्सेबल नहीं होगी, बची हुई टैक्सेबल हो जाएगी। लेट्स से फॉर द एग्जांपल फैमिली पेंशन मिली 90,000 की, पूरे साल की फैमिली पेंशन मिली 90,000 की। तो भाई क्या होगा? हम पहले निकालेंगे कितनी डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन के लिए क्या करना है? जितनी मिली उसका 1/3 करो, 1/3 करो जरा। 30,000, 90,000 इंटू 1/3। 30,000 या 15,000, दोनों में कम क्या है? 15,000। तो 15,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बची हुई कितनी बच गई? 75,000। उतनी टैक्सेबल हो जाएगी। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी बेटा? इंप्लॉय के हाथ में नहीं, इंप्लॉय तो चला गया, इंप्लॉय तो ऊपर बैठा है। किसके हाथ है? फैमिली मेंबर के हाथ। कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। अच्छा,
सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि अगर यूएनओ से पेंशन मिल रही है, भले ही एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के जाने के बाद फैमिली मेंबर को, तो वो पूरी तरीके से टैक्सेबल नहीं होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं। फिर मैंने पढ़ाया अगर फैमिली पेंशन मिल रही है आर्म्ड फोर्सेज वालों को, तो आपको पढ़ाया कि आप केवल इतना दिमाग में रख लो कि वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, पूरी एग्जाम। फिर मैंने पढ़ाया कि अगर फैमिली पेंशन मिल रही है अदर देन आर्म्ड फोर्सेज वालों को, तो भाई जिसको मिल रही है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी, बट आफ्टर अलाउइंग अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन विच एवरेज लोअर। जितनी पेंशन आपको मिली उसका 1/3 या 15,000 रुपए दोनों में जो कम होगा उतनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, बचा हुआ टैक्सेबल होगा। जैसे मान लो आपसे एग्जाम में कह रहे फैमिली पेंशन मिली 15,000 रुपए, टैक्सेबल बताइए जल्दी से, 0। आप फिर मात खा जाते हैं, आप भोले भाले हैं, मैं आपको बहला देता हूं, आप बन जाते हैं। क्या सिखाया मैंने, जितनी मिली उसका 1/3 निकालो या 15,000, दोनों में जो कम होगी उतनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। आप तेजी के चक्कर में गलत कर देते हैं, प्रोविजन पढ़ो, सोचो समझो, आंसर दो। जितनी मिली उसका 1/3, 15,000 अगर मिली उसका 1/3 5,000, 5,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, 5,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 15 मिली, 15 में से 5,000 गया, 10,000 टैक्सेबल, 0 कैसे होगा? समझ गए? पक्का? टैक्स रोज सोने के बाद 2 घंटा और सुबह उठने से पहले 2 घंटा जरूर रिवाइज किया करो, तभी आएगी। इसमें भी आपकी बैटरी बाद में चलेगी, बाद में हंसेंगे आप 5 मिनट बाद। तो भाई अपने ने पेंशन के बारे में 3 केसेस सीख लिए। पहला क्या सीखा बेटा, पेंशन किसको मिली? यूएनओ से मिली। किसको मिली? एम्प्लॉय को या उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर को। ऐसे में क्या होगी? टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है, एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा पढ़ाया, फैमिली पेंशन मिली फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, यानी केवल डेथ का वाला पढ़ा है, डेथ के बाद मिली। आर्म फोर्सेज वाला जो एम्प्लॉय था उसके डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स को मिल रही है, तो भाई एग्जेम्प्ट होगा, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तीसरा पढ़ा है, किसी और एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है, तो जिस फैमिली मेंबर को मिल रही है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी आईफॉस के हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, आफ्टर अलाउइंग अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ सच पेंशन और रुपीज 15,000 विच एवर इज लोअर। अच्छा, जीते जी भी पेंशन मिलती है क्या? है? कब मिलेगी? रिटायरमेंट के बाद जीते जी पेंशन मिलेगी, एम्प्लॉय को मिलेगी, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में। कौन से हेड में? सैलरी हेड में। ऐसे में है केस 4 और केस 5। आइए पढ़े केस 4, पेंशन इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय को मिल रही है, कब मिल रही है बेटा? पढ़ो, रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट ड्यूरिंग हिज, जिंदा रहते रहते। क्योंकि अगर मरने के बाद मिल रही है तो केस 4 या 5 नहीं होगा, ऊपर वाला कोई केस होगा, फैमिली पेंशन बन जाएगी, वो मरने के बाद मिल रही फैमिली वालों को। तो कह रहे हैं जीते जी मिल रही है रिटायरमेंट के बाद। किसको मिल रही है सर? पढ़ो बेटा, पेंशन इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु हैज ज्वाइंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन किया ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, या कोई और इंप्लॉयर ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, नहीं बेटा, कोई भी इंप्लॉयर ज्वाइन किया, कोई भी इंप्लॉयर उसने ज्वाइन किया 1 जनवरी 2004 के बाद, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, क्या पॉपुलर वर्ड है? एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। ऐसे में क्या होगा, देखो मैंने क्या लिखा है, विल बी डिस्कस लेटर, बाद में समझाऊंगा किस बात की चल रही है। केस 5 क्या है? पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब जिंदा रहते रहते कि मरने के बाद? जिंदा रहते रहते। इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस मतलब जो केस 4 वाला नहीं है। इन एनी अदर केस मतलब जिसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी 1 जनवरी 2004 से पहले, ज्वाइनिंग डेट उसकी थी 1 जनवरी 2004 से पहले, तो केस 5 लगेगा।
1 जनवरी 2004 या उसके बाद थी तो केस 4 लगेगा। केस 4 में भी टैक्स ट्रीटमेंट सिखाया नहीं, वो बाद में सिखाऊंगा। यानी जिंदा रहते रहते पेंशन मिल रही है ऐसे एम्प्लॉय को जिसने जब ज्वाइन किया था तो 1 जनवरी 2004 से पहले था, 2004 से पहले ज्वाइन किया था। ऐसे में सर क्या होगा? ऐसे में बेटा ये होगा जो नीचे लिखा है। 2 पेंशन हो सकती हैं, या तो वो अनकम्यूटेड पेंशन होगी या वो कम्यूटेड पेंशन होगी। सर ये क्या होती है? मेरी तरफ देखो, एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसकी पेंशन बनी, लेट्स से उसकी पेंशन बनी 20,000 रुपए महीना, 20,000 रुपीज पर मंथ। तो वो पर मंथ अपनी पेंशन लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है पर मंथ। जो पर मंथ पेंशन लेता जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। पर मंथ लेता जा रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन। मान लो इंप्लॉय को कुछ जरूरत पड़ी पैसों की अचानक से, किसी की तबीयत ठीक नहीं है या कोई और घर में फंक्शन या कोई भी चीज है, इंप्लॉय ने इंप्लॉयर से कहा कि सर आप हमको 20,000 पर मंथ देते हैं, इसमें से एक काम करिए, कुछ पोर्शन आप हमको इकट्ठा दे दीजिए। मतलब जैसे 20,000 पर मंथ देते हैं, लेट्स से इसका 25% आप कम्यूट कर दीजिए। 20,000 पर मंथ का 25%, 5,000, 5,000 आप कम्यूट कर दीजिए। एम्प्लॉयर ने कहा मतलब, एम्प्लॉय कह रहा है सर मतलब ये होता है कि 5,000 रुपए के हिसाब से आपको जो लगता है कि मेरे को जीवन भर कितना मिलेगा टोटल, जो भी आपको लगता है, मैं नहीं कैलकुलेशन करूंगा, आपको भी नहीं करना, परेशान ना होइए। 5,000 के हिसाब से जो भी आपको लगता है हमें टोटल कितना मिलेगा पूरे जीवन भर, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो आप हमको एक साथ अभी दे दीजिए, बचा हुआ आप हमको हर महीने देते रहिएगा। उसने कहा ठीक है हम कम्यूट कर देते हैं, और एक लमसम फिगर निकाली उसने अपने तरीके से और आपको दे दी। 5 लाख, 10 लाख जो भी निकाला आपको दे दिया। बचा हुआ हर महीने जितना बचा, आपने 25% कम्यूट कराई थी, दैट इज 75% अनकम्यूटेड है, तो 20,000 का 75% 15,000 रुपए वो हर महीने देता जा रहा है। अब टैक्स ट्रीटमेंट समझिए, अनकम्यूटेड मतलब हो गया मंथली पेंशन, एंड कम्यूटेड मतलब हो गया लमसम अमाउंट आपने ले लिया, थोड़ा बहुत पोर्शन कम्यूट करा के। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर अनकम्यूटेड पेंशन है तो हम फुली टैक्सेबल करेंगे, जितनी भी अनकम्यूटेड मिलती जा रही है पर मंथ के बेसिस में फुली टैक्सेबल करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सब लिखा है, परेशान ना हो, सब लिखे मिलेगा आपको। अनकम्यूटेड पेंशन है, फुली टैक्सेबल करेंगे। और अगर कम्यूटेड पेंशन है, कौन सी पेंशन है? कम्यूटेड पेंशन है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप दामाद हैं, वो कम्यूटेड पार्ट पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कुछ एग्जेम्प्ट होगा और कुछ टैक्सेबल होगा, वो भी बताता हूं। ये पूरा पार्ट मैं फिर से क्लियर कर दूं, केस 5 के लिए पढ़ा रहा हूं, केस 1 के लिए नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि यूएनओ से मिलेगी तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, चाहे इंप्लॉय को मिले चाहे उसके डेथ के बाद किसी को मिले। केस 2 में आर्म फोर्सेस के फैमिली मेंबर को मिलेगी तो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, 1019 सेक्शन बना हुआ है। केस 3 में किसी और फैमिली मेंबर को मिल रही है, मतलब किसी और इंप्लॉय के डिसीज होने पे, मरने पे किसी फैमिली मेंबर को मिल रही है, तो उसके फैमिली मेंबर के हाथ में आईफॉस में टैक्सेबल होगी आफ्टर ड्रॉइंग अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 1/3 और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर। केस 4 में 2004 या उसके बाद में आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको एनपीएस बोलते हैं, उसका टैक्स ट्रीटमेंट मैंने कहा भी बाद में बताऊंगा। और उसके अलावा केस 5 में मैंने कहा 2004 से पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी तो क्या होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट, तो क्या होगा वो पढ़ा रहा हूं। तो 2004 से पहले ज्वाइन करी तो क्या होगा। ऐसे मैंने आपसे कहा दो तरीके की पेंशन होती है, एक अनकम्यूटेड पेंशन, एक कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड मतलब होता है मंथली पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मतलब होता है कि आपने उसमें से थोड़ा अमाउंट कम्यूट करा के एक साथ ले लिया। आमतौर पे लोग करते ही यही है कि जो पेंशन बनती है उसका कुछ पोर्शन कम्यूट करा लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, लमसम उठा लेते हैं, कहीं जमा वमा करा देते हैं, एफडी करा ली, है ना, किसान विकास पत्र खरीद लिए, कुछ और करा लिया, म्यूचुअल फंड खरीद ली, जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसा क्या कहते हैं जोखिम लेने का नजरिया वैसा काम करता है। और बाकी थोड़ा थोड़ा हर महीने उठाते रहते हैं कि रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे होते रहे। तो जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है यानी मंथली पेंशन होती है, वो फुली टैक्सेबल होती है, जितनी पूरे साल में आपको हर महीने करके मिली इंटू 12 कर देंगे, या जितने भी महीने आपको मिली उतना कर देंगे और हम निकाल लेंगे कितनी टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप अनगवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपको अनकम्यूटेड पेंशन की जगह कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो कम्यूटेड पेंशन के केस में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फुली एग्जेम्प्ट। और यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब बहुत बड़ा है। क्या क्या है सर मतलब? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी,
लोकल अथॉरिटी वाले भी और स्टैचुरी कॉर्पोरेशन जो अपने एक्ट वगैरह से बनती है, एलआईसी वगैरह, आरबीआई वगैरह, फूड कॉर्पोरेशन वगैरह, वो भी आ जाएंगे। कुल मिलाकर के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को छोड़ के बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी सभी आ जाएंगे, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दायरा दायरा पेंशन के लिए बड़ा है, इनके लिए फुली एग्जाम। तो सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? सुनो, पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन समझा देते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो बातें होंगी, या तो उस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिली होगी, पेंशन के साथ, हम तो पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट निकाल रहे हैं, उसके साथ उसको ग्रेचुटी भी मिली होगी, तो कुछ अलग करेंगे पेंशन कितनी टैक्सेबल कितनी एग्जाम, और या फिर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली होगी तो कुछ और करेंगे। मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैं आपको अगली क्लास में दो बातें पढ़ाऊंगा। हु रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑल्सो, तो क्या होगा, पेंशन कितनी एग्जाम कितनी टैक्सेबल, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट ग्रेचुटी वाले के लिए पेंशन कितनी एग्जाम कितना टैक्सेबल। ग्रेचुटी नहीं पढ़ाऊंगा, ग्रेचुटी पढ़ा चुका, पेंशन पढ़ाऊंगा क्या होगी। होमवर्क क्या रहने वाला है आपका, आज तक जितना पढ़ा है वो आपको कंप्लीट करना है। एक बार मैं फटाफट समराइज कर देता हूं, सैलरी जब से मैंने शुरू किया था तब से अभी तक, अगर आप मेरे साथ साथ घर पे रिवाइज करते जाएंगे, डेली 2 से 3 घंटे आप देते जाएंगे, तो आपको सैलरी टिप्स पे आ जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो बुक्स में रह जाएगा, जीवन में कभी नहीं आएगा। सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जो आ गया क्लास के समय तो आ गया, नहीं तो पूरी जिंदगी गुजर जाती, जिसको नहीं आता तो कभी नहीं आता। तो सैलरी में सबसे पहले हम लोग ने शुरू किया था सेक्शन 15, 16, 17 के दायरे में सैलरी है। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है, जो कि कहता है सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू या रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, जिसमें सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि अगर एरियर्स ऑफ सैलरी है तो वो टैक्सेबल होगा उस साल जिस साल रिसीव्ड होगा, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है तो। अगर पहले टैक्सेबल हो चुका है तो कोई टेंशन की बात नहीं, दोबारा टैक्सेबल नहीं होने वाला। फिर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सैलरी एक बहुत बड़ा वर्ड है, जब भी मैं सैलरी केवल बोलूं तो बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजेड, सब कुछ आ जाएगा, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सब कुछ आ जाएगा। सैलरी वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर आप सैलरी फोरगो कर देते हैं कोई इफेक्ट नहीं, टैक्सेबल होगी। सैलरी सरेंडर करते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट में, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, नहीं तो टैक्सेबल होगी, इसके अलावा किसी और को सरेंडर करें तो टैक्सेबल होगी। ग्रेड सिस्टम का आपको मतलब सिखाया था कि ऐसा लिखा आ जाए तो आप समझेंगे जब से ज्वाइन किया है उस डेट से 1 साल तक कितनी सैलरी, फिर उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ बढ़ करके आएगी, और क्वेश्चन आपको मैंने इस पे कराया था। देन फिर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट पे आ गया था। लीव सैलरी के लिए, लीव सैलरी में आपको समझाया था कि अगर सर्विस पीरियड के दौरान मिल जाए तो पूरी तरीके से टैक्सेबल, अगर रिटायरमेंट के समय मिल जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल या स्टेट, केवल तो ही लोग फुली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 4 फिगर एक्चुअल जितनी मिली, एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10, 3 लाख रुपए, या अनअवेल्ड लीव्स डिवाइड बाई 30 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। यहाँ पे मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि अनअवेल्ड लीव्स जब हम डिवाइड बाई 30 करते तो अपने आप वो महीने में कन्वर्ट हो जाती है। इससे मैंने एग्जाम्पल लिया था, 150 दिन निकले थे हमारी अनअवेल्ड लीव्स में, क्वेश्चन ने तो 600 दिए थे, हमारे में निकले थे 150। 150 को जब हमने डिवाइड बाय 30 किया था तो 5 महीने आए थे। मैंने आपको समझाया था अगर एग्जाम में महीनों में दियो तो डिवाइड बाय 30 दोबारा मत कर दियो, ठीक है। देन फिर उसके बाद अनअवेल्ड लीव्स में आपको बताया था 30 दिन से ज्यादा का इंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने 30 दिन या उससे कम दिया है तो जितना दिया है वो लेंगे, 30 दिन से ज्यादा लिया है, जो कि क्वेश्चन में भी कराया था 45 डेज था, तो 30 दिन से ज्यादा है तो हमें निकालनी पड़ेगी कि कैसे अनअवेल्ड लीव्स आएगी। देन यहाँ पे लीव सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ वाला था, प्लस कमीशन, इफ वाला था। डीए अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम नहीं लेंगे, इफ वाला अगर दिखा है तो लेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें डीए नहीं लेना, मानेंगे कि वो नॉट प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या इट इज नॉट टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरेज सैलरी जो निकलेगी पिछले 10 महीने निकलेंगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिस दिन रिटायर हुआ वहां से पीछे 10 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला आप लेकर के उसका टोटल करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आपकी 10 महीने की एवरेज सैलरी आ जाएगी। देन फिर आपको एक तीसरा पॉइंट था जो मैंने समझाया आखिरी में था, आप दोबारा समझा सकता हूं, आप समझदार हैं। ये जो 3 लाख की एग्जामिशन होती है ये पूरे जीवन में आपको मिलने वाली है, यानी सब्सिक्वेंट कभी दोबारा फिर से एग्जामिशन निकलेगी तो पहले जितनी कभी अगर लीव सैलरी एग्जाम्प्ट हो चुकी होगी तो वो माइनस हो जाएगी। मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर पहले 50,000 एग्जाम्प्ट हो चुकी होगी, बाद में दोबारा निकाल रहे हो तो 3 लाख माइनस 50,000, 2,50,000 थी वो अमाउंट लिखना। ये जो सेकंड वाला अमाउंट लिखना ना, ये सॉरी थर्ड वाला, ये 3 लाख वाला, ये 3 लाख ना लिख करके आगे कभी दोबारा निकलेगी तो पहले जितनी एग्जाम्प्ट हो चुकी होगी वो माइनस होकर निकलेगी। एग्जाम्पल कराया था, ये आपने कर लिया था। देन आज मैंने आपको ग्रेचुटी पढ़ाया,
ग्रेचुटी मैंने आपको पढ़ाया है नॉर्मली सर्विस पीरियड के दौरान नहीं मिलती, लेकिन अगर मिल गई तो फुली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के समय मिली, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे 3 लोग कवर्ड थे, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी वाला फुली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में या तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होगा या नहीं कवर्ड होगा। अगर कवर्ड होगा तो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड या 20 लाख या फिर कंप्लीटेड ईयर्स इनटू 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, नॉट एवरेज सैलरी। कंप्लीटेड ईयर्स में आपको पढ़ाया 6 महीने से ज्यादा है तो उसको ले लेना, इग्नोर मत करके आ जाना। आप उसको इग्नोर करेंगे तो अगले 6 महीने बाद आपको दोबारा जाकर के सही करना पड़ेगा। ठीक, कंप्लीटेड ईयर्स इनटू 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, और उसमें सैलरी में आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए चाहिए। डीए में इफ वाली कोई कंडीशन नहीं है, जैसा भी डीए हो मैं ले लूंगा। ठीक, कमीशन यहाँ पे नहीं लेना है। देन फिर उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एक चीज पढ़ाई कि भैया मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने रिटायर हो उस महीने को इग्नोर करके पीछे के 10 महीने जिसमें क्वेश्चन भी कराया और आपने भली बात उसको कर लिया। और उसमें नॉट कवर्ड वाले में आपको पढ़ाया कि एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख रुपए या कंप्लीटेड ईयर्स इनटू 1/2 इनटू एवरेज सैलरी। और यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स में फ्रैक्शन पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे, चाहे वो 6 महीने से ज्यादा हो या कम हो, इग्नोर करेंगे। एवरेज सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए वाला प्लस कमीशन इफ वाला, और मंथ वाला रिटायरमेंट तो आपको भी बताया मैंने। देन पेंशन पढ़ाई यूएनओ से मिल रही है, किसी को भी एम्प्लॉय को खुद या उसके फैमिली मेंबर को पूरी तरीके से टैक्सेबल नहीं होगी, यानी एग्जेम्प्ट होगी। आर्म फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स को एग्जेम्प्ट होगी। अगर फैमिली मेंबर्स किसी और के हैं तो क्या होगा, आईफॉस में टैक्सेबल होगी लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 1/3 उस पेंशन की या 15,000 रुपए विचएवर इज लोअर। जिसमें मैंने जानबूझ करके आपसे कहा कि अगर 15,000 रुपए मिलती है तो कितना होगा, तो आपने कहा 0 टैक्सेबल होगा, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने आपसे जानबूझ के कहा कि एग्जाम में आंख मुंह दिमाग खोल करके काम करिएगा, ठीक है ना। भड़बड़ी में काम मत करिएगा, भड़बड़ी में काम करेंगे तो भड़बड़ करके रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए हमको, ठीक है। देन फिर मैंने आपको केस 4 वाला पढ़ाया कि अगर 2004 या उसके बाद आप ज्वाइन करने वाले हैं तो भैया ध्यान रखिएगा कि आपका एनपीएस के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। देन फिर अगर आपने पहले ज्वाइन किया हुआ है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो अनकम्प्यूटेड पेंशन होगी या वो कंप्यूटेड पेंशन होगी। अगर वो अनकम्प्यूटेड पेंशन है तो फुली टैक्सेबल होगी, मंथली पेंशन है फुली टैक्सेबल होगी, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और अगर कंप्यूटेड पेंशन है तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सभी लोग आ जाएंगे फुली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैंने आपसे कहा कि मैं कल पढ़ाऊंगा कि अगर ग्रेचुटी मिली है तो क्या होगा, ग्रेचुटी नहीं मिली है तो क्या होगा। जिस तरीके से मैंने आपको ये सुनाया है, मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात अपने आप को सुनाएंगे घर पे याद करके, शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा और अपने आप से ऐसे बड़बड़ाइएगा। जिस दिन आपके अंदर इतना पागलपना आ जाएगा उसी दिन आप पास हो जाएंगे। ठीक है, पागल होना पड़ेगा आपको पास होने के लिए। कभी आपने आईआईटी वगैरह वाले बच्चे देखे हैं, पागल हो जाते हैं, 2-2 3-3 दिन तक नहीं नहाते। आप कहेंगे हम भी नहीं नहाते, अरे वो पढ़ाई के चक्कर में नहीं नहाते, तुम आलस के चक्कर में नहीं नहाते। ठीक है, तो पागल हो जाइए पढ़ाई के लिए, पास हो जाएंगे। कोई डाउट किसी का, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो बताएं। है किसी को कोई डाउट? नहीं, हाँ डाउट है, हमें लगा तुम अंगड़ाई ले रहे हो। बताओ डाउट। फोरगोइंग के केस में टैक्सेबल कैसे होगी? अच्छा, कह रहे हैं फोरगोइंग के केस में टैक्सेबल कैसे होगी, हम लोगों ने ली नहीं तो टैक्सेबल कैसे होगी। देखो बेटा, सैलरी ड्यू हो गई, एक्रू हो गई, आप काम कर रहे थे सैलरी ड्यू हो गई, नहीं ली तुम्हारी मर्जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ड्यू हो गए हम तो टैक्सेबल कर देंगे। हम तो ड्यू या रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर के बेसिस में टैक्सेबल करते हैं, भले ही तुम ना लो हम टैक्सेबल कर देंगे, छोड़ दो तुम्हारी मर्जी। ठीक, हाँ जब मिलेगी दोबारा तो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, अगर पहले टैक्सेबल हो गई तो 10 बार सेम अमाउंट पे टैक्स नहीं लेंगे। और और किसी का कोई डाउट? नहीं, चलिए थैंक यू सो मच।